Okay, friends, we are going to start today's session. Today we are going to learn about the ledger posting. Up till now, we have learned how to make journal entry, subsidiary book, and cash book as well as the bank book. Now we are going to learn how to do the ledger posting. So today we are going to learn the ledger posting. So first we will understand what is the meaning of the ledger. So what is accounting? The accounting is the process of recording the business transaction. ठीक है, accounting क्या है? Process of recording the transaction of a business which are in the financial nature. मतलब अगर वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा. सेम फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स हैज ऑर्डर मी टू डिलीवर 500 पीस of my product. So it is only the order. So it is not an economic transaction. When actually I am making the sale to Mr. X, then and then it will become the economic transaction, and then I will record in my books of account. Understand? So from the recording of this journal entry, we will making the posting to the relevant account. Such relevant account is called as a ledger. So what is the meaning of the account? The account means summary showing debit as well as the credit effect of the transaction affected during the particular period. That may be for individual or a goods, asset, income, expense, etc. So how the journal ledger account will be prepared? So this is the format of the ledger account. तो यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखा होता है, हेडिंग, कि ये कौन सा लेजर अकाउंट है. दिस साइड इज कॉल्ड एज अ डेबिट साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट साइड. जैसा हमने कैश बुक में देखा था वैसा ही है. यहाँ पे डेट आ जाएगी डेबिट साइड की, यहाँ पे क्रेडिट साइड की डेट आ जाएगी. यहाँ पे डेबिट पर्टिकुलर, क्रेडिट पर्टिकुलर, अमाउंट अमाउंट. ठीक है, और लास्ट में दोनों साइड का टोटल होता है. जहां का टोटल कम होता है उस साइड पे हम लिखते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, जिस साइड का टोटल कम होता है, जितना टोटल कम होता है वो हमारा बन जाता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. सो लेजर फोलियो नंबर यहाँ पे लिखा है, दिस इज जर्नल फोलियो नंबर. हम जर्नल एंट्री में क्या लिखते थे? लेजर फोलियो नंबर. मतलब जर्नल एंट्री में हम ये अकाउंट कौन से पेज पे है उसका रिलेवेंट पेज नंबर लिखेंगे. लेजर अकाउंट में हम वो कौन से जर्नल एंट्री के नंबर पे है उसका पेज नंबर लिखेंगे. हालांकि अब ये रिलेवेंट नहीं है, because in a computerized environment this page number is no more requirement. अगर आप मैन्युअल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट है. So now process of posting the simple entry. तो जर्नल एंट्री को हम जब भी रिलेवेंट लेजर अकाउंट में उसकी एंट्री करते हैं उसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग. समझ में आया? जो जर्नल एंट्री है, ये मेरी जर्नल एंट्री है, उसको मैं रिलेवेंट अकाउंट में उसकी एंट्री करूंगा, उसे बोलते हैं पोस्टिंग. तो ठीक है, दिस इज माय जर्नल एंट्री. एग्जांपल, ऑन 15th April 2015 रिसीव्ड 6500 फ्रॉम राज. तो कैश मेरी रिसिप्ट हो रही है, इट इज अ रियल अकाउंट. जो आ रहा है उसे डेबिट करो. तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड विथ 6500. राज इज द पर्सन हु इज गिविंग बेनिफिट टू माय बिजनेस. सो जो बेनिफिट दे रहा है एज पर पर्सनल अकाउंट रूल, उसे हम क्रेडिट करेंगे टू राज अकाउंट 6500. नाउ हियर यहाँ पे आएगा लेजर फोलियो नंबर, मतलब लेजर अकाउंट का पेज नंबर आएगा. और ये मेरा लेजर अकाउंट है, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे राज अकाउंट. दो अकाउंट बनेंगे क्योंकि ये जर्नल एंट्री में दो अकाउंट है. ठीक है, सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड विथ 6500. तो यहाँ पे डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 6500.
और पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा, टू राज अकाउंट। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर में टू राज अकाउंट एंड अमाउंट लिखूंगा 6500। नाउ राज अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो राज अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है, बाय कैश अकाउंट 6500। तो हम जो भी अकाउंट को डेबिट करेंगे वहां पे पर्टिकुलर में वर्ड आएगा टू, और जहां पे हम क्रेडिट करेंगे वहां के पर्टिकुलर में आएगा वर्ड। समझ में आया? और हमें काउंटर अकाउंट को पर्टिकुलर में लिखना है, सेम अकाउंट को नहीं लिखना है। तो मान लो अगर आपको सिर्फ लेजर अकाउंट दिया होता है और उससे जर्नल एंट्री करती है, रिवर्स करना है। हम क्या सीख रहे हैं, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग। लेकिन आपको लेजर दिया हुआ है और बोले कि आप जर्नल एंट्री करो, तो कैसे करेंगे? कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, राज अकाउंट। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आ रहा है, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड। और राज अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ रहा है, राज अकाउंट की एंट्री कौन सी साइड पे करनी है, क्रेडिट साइड, तो टू राज अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आपको लिख देनी है। तो दोनों साइड से हो सकता है, आप रिवर्स भी कर सकते हो और फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन जनरली सब कुछ फॉरवर्ड ही होता है। और इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग द रिवर्स ट्रांजैक्शन। हाँ, अगर आप मैन्युअल करते हो तो देयर में बी अ चांसेस दैट हम पर्टिकुलर जर्नल एंट्री करना भूल गए और हमने डायरेक्ट बिल से हमने लेजर में पोस्टिंग कर दी, तो जर्नल एंट्री मिस आउट हो सकती है। Now we will do one of the example for लेजर। तो पहला ट्रांजेक्शन का एग्जांपल है ₹45,000 वर्थ रुपीज गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एफ। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, 45,000 का गुड्स मैंने परचेज किया फ्रॉम मिस्टर एफ। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ऐसा। हाँ सर। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, 45,000 का गुड्स मैंने मिस्टर एफ से परचेज किया। ऐसा, आर यू देयर? सर आई एम देयर, बट मेरे को आपका समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। ₹45,000 ये लिखा है, 45,000 का गुड्स मैंने मिस्टर एफ से परचेज किया है। हाँ, ठीक है, तो सर ये परचेजेस टू मिस्टर एफ होगा। परचेजेस टू मिस्टर एफ, मिस्टर राइट। एफ। ठीक है, परचेज टू मिस्टर एफ। ठीक है, ₹45,000। अब उसका हम लेजर बनाएंगे। पहला लेजर आ जाएगा हमारा परचेज अकाउंट और दूसरा लेजर आ जाएगा हमारा मिस्टर एफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा डेबिट साइड, यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्रेडिट साइड। सेम पे परचेज में आ जाएगा डेबिट साइड एज वेल एज दी क्रेडिट साइड। तो अब मयंक, आप मुझे बताओगे परचेज अकाउंट में मैं पोस्टिंग कैसे करूंगा? ये मेरी जर्नल एंट्री है। ठीक है, जर्नल एंट्री तो आप सबको मालूम ही है, हम लास्ट 2 लेक्चर से वही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं लेजर पोस्टिंग कैसे करूंगा, ये मेरी जर्नल एंट्री, मैंने 2 अकाउंट बनाए हैं। ठीक है, मयंक। हाँ सर। इसका ये एंट्री है जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एफ अकाउंट ₹45,000। उसका मुझे लेजर में पोस्टिंग करना है, तो मैं कैसे करूंगा? नहीं पता है? सर मैं आए। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। दिस मैं इज माई बता दूं परचेज सर? अकाउंट। ठीक है, और दिस इज मिस्टर एफ अकाउंट। तो परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है, तो मैं डेबिट साइड क्या लिखूंगा, 45,000। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा 45,000। और पर्टिकुलर में क्या आएगा, मिस्टर एफ अकाउंट।
सो यहाँ पे टू मिस्टर एफ अकाउंट, ठीक है। टू मिस्टर एफ अकाउंट 45,000 हो गया। अब बारी है मिस्टर एफ के अकाउंट, तो दिस इज द लेजर फॉर मिस्टर एफ अकाउंट। सो मिस्टर एफ अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 45,000, ठीक है। अब पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, काउंटर लेजर, जो सामने वाला लेजर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। ये आपका बन गया लेजर। मान लो कि पूरे साल में आपके 2 ही ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है, पूरा साल खत्म हो गया, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ये बैलेंस को कैरी फॉर बैलेंस को कहाँ पे ले जाएंगे, बैलेंस शीट में या P&L अकाउंट में। तो ये परचेज अकाउंट से, तो ये मेरा खर्चा है, तो मैं इसको कहाँ पे ले जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। या फिर मेरा मंथ क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मंथ क्लोज होता है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,000, ठीक है, और दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 45,000, ठीक है। अब इस साइड पे हम क्या करेंगे, टोटल कौन सी साइड का ज्यादा है, 45,000 यहाँ का कम है, तो यहाँ पे 45,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 45,000। समझ में आया सुदीप, समझ में आ रहा है, मुस्कान आपको समझ में आ रहा है हाँ सर। कि डाउट है किसी को? मुस्कान, क्लियर सर। ओके। कुणाल आपको भी समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Okay. Now we will do the multiple journal entry. How we can do the ledger posting from the multiple journal entry. Now one more transaction. I have purchased goods rupees 50,000 from Mr. X, paid rupees 10,000 in cash and other amount will be paid within 1 month, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या होगी, मुस्कान आप बताओगे इसकी एंट्री क्या होगी? मुस्कान आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर टू गुड 50,000। ओके, आई थिंक सम इश्यू विद मुस्कान। तो सुदीप आप बता दोगे इसकी एंट्री क्या होगी? नहीं पता सर। जर्नल एंट्री तो हमने सीखी ना, 2 लेक्चर से हम सीख ही रहे हैं। जर्नल एंट्री बोलनी है सिर्फ कि मैंने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया 50,000 का, उसमें से मैंने 10,000 कैश में पे कर दिए, बाकी के पेंडिंग रहे, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सर मैं बताऊं, हाँ बोलो कुणाल। परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 to Mr. X 40,000 and cash 10,000. ओके राइट, वेरी गुड कुणाल। तो हमारा परचेज 50,000 का पूरा हो रहा है। ये अब पे कौन सा रूल आएगा, परचेज इज माय एक्सपेंस, तो इट इज माय नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, अगर खर्चा होता है तो उसे डेबिट करो, तो परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं 50,000 लिखूंगा, और क्रेडिट साइड क्या आएगा, कैश 10,000 से मेरी जा रही है,
तो रियल अकाउंट का रूल आएगा, रियल अकाउंट में क्या है, जो जाता है उससे क्रेडिट करो। तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए, ठीक है, कैश में। और मिस्टर एक्स हमें बेनिफिट दे रहा है, कितने का बेनिफिट दे रहा है, 50,000 का गुड्स दिया, हमने सिर्फ 10,000 का ही पेमेंट किया, तो 40,000 का बेनिफिट दे रहा है। तो एज पर द रूल्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट जो बेनिफिट दे रहा है उससे हम क्रेडिट करेंगे। तो कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 40,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 क्रेडिट हुआ, यहाँ पे 40,000 क्रेडिट हुआ। तो डेबिट कितने हो गए टोटल, 50,000। तो 10,000 यहाँ, 40,000 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट में हम कैश कितना पे किया, 10,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश 10,000, ठीक है। और बाकी का 40,000 मिस्टर एक्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे कैश में क्या आएगा, बाय परचेज, ठीक है। यहाँ पे जो कैश में 10,000 लिया, यहाँ पे परचेज में 10,000 लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय परचेज। ओके, क्लियर है ये एंट्री सबको, कि डाउट है? क्लियर। मयंक, ऐसा आपको क्लियर है ये एंट्री? हाँ सर। मुस्कान, सुदीप, सर सर Yes, बोलो बोलो। sir, clear. कुछ प्रॉब्लम आ गया था सर। हाँ, फिर से बता दूं कि एक और एग्जांपल बता दूं इसके नहीं अलावा? नहीं चलेगा सर, मैं देख लूंगा। ओके, अब बात आती है ट्रायल बैलेंस की। नाउ कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस? किसी को पता है ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? नहीं पता? ऐसा आपने काम किया है ना सीए की ऑफिस में, आपको पता होगा ना। हाँ सर। बोलो, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? सर एसेट्स और लायबिलिटीज का जब बैलेंस मैच होता है उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, लिस्ट ऑफ अकाउंट विथ रिलेवेंट अमाउंट, जो उसका बैलेंस है वो हम एक उसका स्टेटमेंट बनाते हैं विथ रिलेवेंट अबाउट लिस्ट ऑफ द अकाउंट, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस में भी इन अ टू फॉर्मेट, ये टी फॉर्मेट में भी हो सकता है, जैसे हम लेजर बनाते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे डेबिट बैलेंस आ जाएंगे और यहाँ पे सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस आ जाएंगे, और दोनों का टोटल मैच होना चाहिए। यहाँ फिर इट में बी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट जस्ट लाइक, ये पूरा ट्रायल बैलेंस मेरा यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने लेजर के नाम पर्टिकुलर। यहाँ पे एक कॉलम आएगा डेबिट कॉलम और यहाँ पे आएगा क्रेडिट कॉलम, ठीक है। तो इट में बी इन अ टी फॉर्मेट और इट में बी इन अ दिस फॉर्मेट। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में बन सकता है। ओके, क्लियर? अब ट्रायल बैलेंस के लिए मैं पहले आपको जनरल रूल बता देता हूँ। कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। जो भी एक्सपेंस मैंने पे किया या फिर पे करना बाकी है लेकिन मैंने एंट्री कर दी, तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट रूल इज, जो भी मेरी इनकम हुई, इनकम या फिर सेल्स, तो उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। परचेज का ऑलवेज डेबिट बैलेंस आएगा, अंडरस्टैंड। फिर जो भी मैं एसेट परचेज कर रहा हूँ
बिजनेस के लिए, फिक्स एसेट या फिर करंट एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, करंट एसेट एट एक्स्ट्रा, इस सब का ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये फंडामेंटल रूल है अकाउंट का, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, फिर लायबिलिटी, जो भी आपकी लायबिलिटी है उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, लायबिलिटी में क्या क्या आता है, एग्जांपल कुणाल, लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट। फिर लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम थर्ड पार्टी, एडवांस रिसीव फ्रॉम डेटर्स, वो भी हमारी लायबिलिटी हुई। ठीक है, तो ये सब हमारी लायबिलिटी होगी, इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस आएगा। समझ में आया? सो दिस इज फंडामेंटल रूल, expenses are always debited, income are always credited, asset must have a debit balance and liability must have a credit balance. Okay, इसमें किसी को डाउट है? आगे चले। माझे बैग में पहिया, माझो बैग हेठा। Clear, sir? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। So now we will do the one of the exercise for the trial balance. So पहला तो बुक्स ऑफ अकाउंट हम प्रिपेयर कौन से एंगल से करते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 100% ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विद द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट और एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इश्यू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। ठीक है, आईसीएआई अकाउंट बनाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है और उसको गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। ठीक है, सो हमें जो भी अकाउंट प्रिपेयर करना है, इट शुड बी एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करनी है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या दिया गया है, हर एक ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, तो वो हमें बताता है कि हमें इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, कि हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है। ठीक है, हमने आज सेल कर दिया लेकिन वो सेल के पैसे आने वाले नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ऐसे बोलता है कि अगर रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है कि पैसे नहीं आने वाले है, तो हम उसकी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, so this is only for your understanding, this is not requirement for the advanced level of accounting knowledge. ठीक है, पर ये आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय द आईसीएआई, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए अपना, कि हमारा बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हमारे बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाना चाहिए। अगर हमने मैनिपुलेटेड अकाउंट बनाए तो वो सही पिक्चर नहीं दिखाएगा। मैनिपुलेटेड का मतलब क्या है? ठीक है, मैनिपुलेटेड अकाउंट का मतलब क्या है? मेरा टर्नओवर 500 करोड़ का है, ठीक है, पूरे साल का, मुझे बैंक से सीसी चाहिए ज्यादा, तो मेरी रिक्वायरमेंट है 750 करोड़ का टर्नओवर की। ठीक है, तो मैं मेरे अकाउंट को मैनिपुलेट कर दूंगा, मेरा टर्नओवर बढ़ा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में मेरा टर्नओवर इतना ही है।
लेकिन मैंने फिक्टिशियस एंट्री डाल के मेरा टर्नओवर 750 करोड़ कर दिया। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द मैनिपुलेटेड अकाउंट। वो मेरी कंपनी की सही बुक्स ऑफ अकाउंट, सही पिक्चर नहीं बताएगा, ठीक है? और सही पिक्चर नहीं बताएगा तो शेयर होल्डर को नुकसान होगा ना, बिकॉज शेयर होल्डर आर रिलाइंग ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेयर होल्डर शेयर कैसे परचेज करते हैं कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी डिविडेंड दे सकती है, कंपनी का शेयर मार्केट में भाव बढ़ेगा, सो वो प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही है तो ही, अगर गलत है तो ये सारा का सारा शेयर होल्डर का डिसीजन पूरा गलत हो जाएगा। समझ में आया? So what is the meaning of the trial balance? So trial balance is the statement showing the debit balance and a credit balance, and it is always, it may be in a alphabetical order or it may be in the T format, debit side or a credit side. So it is for the specific period. Same for example, trial balance may be prepared for a 12 month, that is for a 1 year. So हमारा अकाउंटिंग कैसा होता है? पहले हम बनाएंगे जर्नल एंट्री, पहले हम बनाएंगे वाउचर, वाउचर के बेसिस पे हम करेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का हम रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, और वह पोस्टिंग हो जाने के बाद जो भी बैलेंस बचता है रिलेवेंट अकाउंट का, उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है? सो जो हमारा ट्रायल बैलेंस बना उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है? So trial balance is the main part for the purpose of preparing the financial statement. ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस रो मटेरियल है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द फिनिश गुड, दैट इज माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? Mathematical accuracy of the account. So all the debit balance and credit balance are disclosed in it. The accuracy of both balance shall be determined by the trial balance. तो उसका मतलब क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल, डेबिट एज वेल एज द क्रेडिट साइड का टोटल सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है, डिफरेंस आ रहा है, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई एंट्री गलत हुई है, या फिर आपकी लेजर पोस्टिंग में कहीं ना कहीं गलत पोस्टिंग हो गई है। सो ट्रायल बैलेंस आपको मैथमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड करने में हेल्प करता है। फिर ट्रायल बैलेंस से क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मींस ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। हमने पहले ही पढ़ लिया, इट ट्रांजैक्शन हैव अ डेबिट एज वेल एज द क्रेडिट इफेक्ट। इट इज अ प्री स्टेज ऑफ अ फाइनल अकाउंट। सो मैंने पहले ही बोल दिया, ट्रायल बैलेंस एक रो मटेरियल है जिसके बेस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज फिनिश गुड प्रिपेयर करेंगे। सो ट्रायल बैलेंस इज द प्री स्टेज फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस हमें एरर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, या फिर एरर को रेक्टिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है? फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सो ये मतलब टोटल वाला ट्रायल बैलेंस है, ठीक है? सो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड पे पर्टिकुलर लिखा है नेम ऑफ द अकाउंट, यहाँ पे सारे अकाउंट के नेम आएंगे और रिस्पेक्टिव अकाउंट का बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट के कॉलम में। दिस इज फॉर डेबिट कॉलम एंड दिस इज फॉर क्रेडिट कॉलम, राइट? So this is the illustration. The total account of debit side and credit side from the books of Sri Dharam as on 31st March 2015 is provided. Please prepare the trial balance from it. So यहाँ पे name of the account है, total of debit side है, total of credit side है, ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। ड्रॉइंग अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट। जनरली क्या होता है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट आर मर्ज,
टुगेदर, क्योंकि कैपिटल किसे बोलते हैं कुणाल? कैपिटल का मतलब क्या होता है बिजनेस में? कुणाल? सर मुझे इतना पक्का तो नहीं पता, बट कैपिटल इज वन टाइप ऑफ। कैपिटल का मतलब ये होता है कि ओनर जो भी पैसा या फिर एसेट इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में उसे बोलते हैं कैपिटल, और ओनर जो भी पैसा विड्रॉ कर देता है बिजनेस से या फिर एसेट ले जाता है उसे बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, सो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी प्रिपेयर करोगे तो ये दोनों के दोनों नेट ऑफ हो जाएंगे। समझ में आया? यहाँ पे मेरा 90,000 क्रेडिट बैलेंस है और 20,000 डेबिट बैलेंस है, तो अल्टीमेटली मैंने बिजनेस को कितना दिया? 70,000। समझ में आया? मैंने 90,000 दिया, 20,000 विड्रॉ कर दिया, तो सिर्फ मेरे बिजनेस में 70,000 ही दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स अकाउंट डेबिट बैलेंस, करम अकाउंट डेबिट बैलेंस, अस्मिता अकाउंट, खुशबू अकाउंट, सेठ ब्रदर्स अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ पे 57,000 एंड 49,500। ठीक है, तो कैश अकाउंट में दोनों साइड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास कितनी कैश है? ये क्या है? डेबिट साइड मतलब ऐसा, कैश की डेबिट साइड मतलब क्या होता है? कैश की डेबिट साइड मतलब कैश आ रही है कि जा रही है? आ रही है ना सर? आ रही है, राइट। और क्रेडिट साइड मतलब कैश जा रही है। तो 57,000 की कैश मुझे मिली और 49,500 की कैश चली गई, तो नेट बैलेंस कितना बचा? जो डिफरेंस है वो बैलेंस बचा। तो कैश का बैलेंस क्या हो गया मेरा? डेबिट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, एसेट मस्ट बी हैव अ डेबिट बैलेंस। तो कैश हमारी एसेट है, कैश का बैलेंस नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड? फिर बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल 30,000 है और क्रेडिट का टोटल 8,000 है, तो नेट बैलेंस कितना हुआ? 22,000, और वो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट 20,000, परचेज अकाउंट 25,000, सेल्स अकाउंट 28,000 एंड सो ऑन। तो अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? अब हम, मेरा कैपिटल का है 90,000, ड्राइंग का 20,000, सो कैपिटल का मेरा क्रेडिट बैलेंस तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा, या फिर आप दोनों का नेट करके यहाँ पे 70,000 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, इसको हटा देके आप नेट ऑफ करके 70,000 भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, नाउ अनदर मेथड for preparation of trial balance is both side, that is the T format of a trial balance. So ये जो एग्जांपल है, दिस इज फॉर लाइक अ टी फॉर्मेट। सो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, वैसा ही फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ बैलेंस लिखना है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है, सिर्फ ईच एंड एवरी अकाउंट का हमें बैलेंस लिखना है, राइट? So explanation for a debit balance and a credit balance. So debit balance में क्या क्या आएगा? ड्रॉइंग अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। फिर रियल अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट बैलेंस में कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक बैलेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दैट इज माय इन्वेस्टमेंट, माय स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दैट इज परचेज अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस में क्या आएगा? ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही आपको करा दिया। डेबिट बैलेंस में क्या क्या आता है? मेरे जो भी एक्सपेंस इनकर हुए उसका डेबिट बैलेंस रहेगा हमारा। जो भी मेरे एसेट एक्वायर की या फिर जो मेरे पास एसेट है उसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस में क्या आएगा? जो भी मैंने इनकम रिसीव की उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, फिर रियल अकाउंट में क्या आएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर मैंने गुड्स अपने घर पे ले गए मेरे पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो वो सेल नहीं हुआ, लेकिन मैं मेरे घर पे ले गया तो एक तरह का ड्राइंग हो गया। सो गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज दैट मस्ट बी हैव अ क्रेडिट बैलेंस।
फिर क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, बैंक लोन का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। कैसे मुस्कान, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस कैसे हो सकता है? आंसर सर तो कोई पार्टा इनका अलाइन हो जाएगा तब। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुस्कान। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है अगर मैंने कैपिटल 1 लाख की इंट्रोड्यूस की, लेकिन मेरा विड्रॉवल 1,50,000 से हो गया, तो 50,000 का डेबिट बैलेंस हो गया ना। ठीक है, अगर बिजनेस में मैंने जितने पैसे डाले उससे ज्यादा मैंने विड्रॉ कर दिए, तो उससे बोलेंगे कैपिटल का एक्सेस विड्रॉवल। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है। इसमें ऐसा दिया गया है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, तो आपको करेक्ट करके बतानी है। इट मे बी अपीयर दैट यहाँ पे डेबिट साइड में भी कुछ क्रेडिट बैलेंस भी लिखे हो सकते हैं, तो आपको बताने हैं वन बाय वन। ठीक है कुणाल, क्रेडिटर्स 10,000 का बैलेंस दिया गया है, तो वो डेबिट साइड आएगा या फिर क्रेडिट साइड आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, राइट। तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे उसको लिखना है। फिर बिल्स पेएबल। ठीक है मुस्कान, ये बिल्स पेएबल कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड आएगा कि डेबिट साइड आएगा? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, बिल्स पेएबल का मतलब मुझे पे करना बाकी है, मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी आर ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। तो ये भी गलत है। ये जो ट्रायल बैलेंस है इसमें लिखा हुआ है इफ मिस्टेक आर रिपोर्टेड प्रिपेयर मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस है, किसी ने गलत बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको हमें करेक्ट करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसा कौन सी साइड पे आएगा ट्रायल बैलेंस? सर पता नहीं, कंफ्यूजन है थोड़ा। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है कि एसेट है? आप बताओ। ऐसा यस सर। रिसीव हुआ वो क्या है? मेरी इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम है, तो इनकम का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आया? सो दिस विल बी ऑन अ क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे एक गलत दिया हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड, मयंक हाँ सर। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड? डिस्काउंट इज माय इनकम। ठीक है, रिसीव लिखा हुआ है मतलब ये मेरी इनकम है, तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, फिर मशीन, कुणाल मशीन का डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस? वन मिनट सर, क्या? 1 मिनट, 1 मिनट। डेबिट बैलेंस सर। डेबिट बैलेंस, राइट। व्हाई? बिकॉज मशीन इज माय एसेट, सो एसेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। फिर स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस क्या आएगा? डेबिट बैलेंस। स्टॉक का बैलेंस आएगा डेबिट, बिकॉज स्टॉक इज ऑल्सो माय एन एसेट। ठीक है, तो स्टॉक का बैलेंस भी डेबिट आएगा। फिर आएगा मेरा परचेज, परचेज इज माय एक्सपेंस, सो इट इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। वेजेस, वेजेस का मतलब
जो भी हम वर्कर को पे करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में, उसको वेजेस बोलते हैं। तो वेजेस कहाँ पे आएगा? डेबिट बैलेंस में। परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को आप दो तरह से दिखा सकते हैं। एक तो आपका मान लो परचेज हुआ 1,00,000 रुपए का, ठीक है, आपका परचेज रिटर्न हुआ 10,000 का, तो नेट 90,000 को आप डेबिट बैलेंस लिखा दो ट्रायल बैलेंस में। या फिर दूसरा तरीका एक है कि मैं डेबिट साइड पे 1,00,000 दिखाऊं परचेज में, और परचेज रिटर्न को मैं क्रेडिट साइड पे दिखा दूं 10,000 का, ठीक है, तो भी चलेगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। आप दोनों तरह से उसे दिखा सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली इट्स इफेक्ट विल बी सेम। 1,00,000 डेबिट हुआ, 10,000 क्रेडिट हुआ, तो नेट इफेक्ट विल बी 90,000। ओके, नाउ कमीशन रिसीव, सो इट इज माय इनकम, सो यहाँ इसका बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस। डिविडेंड रिसीव्ड मेरा इनकम है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो ये जिसने भी ट्रायल बैलेंस बनाया है ये पूरा का पूरा गलत है, हमें उसको नया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड पे देख लो आंसर, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, बिल्स पेएबल का क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है सारे। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, या फिर आप परचेज में से माइनस करके भी दिखा सकते हो। कमीशन एंड डिविडेंड रिसीव, ठीक है। अब इस साइड पे आएगा कैपिटल, सो कैपिटल इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, सो इट इज राइट। सैलरी, तो सैलरी का क्रेडिट बैलेंस होगा या फिर डेबिट बैलेंस होगा? इट इज माय एक्सपेंस, so it is having a debit balance, so एक क्रेडिट बैलेंस में लिखा है, मतलब ये गलत है। बैंक ओवरड्राफ्ट, मयंक बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कौन सी साइड पे होगा? हमने कल ही पढ़ा था। कल हमने बैंक बुक सीखी थी, उसमें पढ़ा था ना बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी साइड पे आएगा? सर डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड है मुस्कान, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस होता है, जो भी बैंक बैलेंस होता है मतलब बैंक से मुझे पैसे लेने थे, तो मेरा बैंक बैलेंस 10,00,000 रुपए का है, तो वह बैंक बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस रहेगा ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहेगा। या फिर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि बैंक वाले ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें मेरा बैलेंस क्रेडिट दिखाया है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक में मेरा बैलेंस क्रेडिट दिखाया है, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा, ठीक है। सामने वाले ने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैलेंस दिखाया होगा, मान लो उसने क्रेडिट बैलेंस दिखाया, तो उसके अकाउंट का मेरे बुक्स में डेबिट बैलेंस ही होगा। समझ में आया? दोनों का अकाउंट काउंटर पार्टी सेम होना चाहिए बैलेंस। क्लियर सर। हाँ, फिर अगर ये बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज माय एक्सेस विड्रॉवल, ठीक है, दिस इज द फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक फॉर एक्सेस विड्रॉवल, ठीक है। मान लो बैंक ने मुझे लिमिट दे दी 5,00,000 रुपए की, ठीक है, कि बैंक ने मुझे लिमिट दे दी 5,00,000 रुपए तक मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, तो बैंक ने एक तरह से मुझे 5,00,000 तक की लोन दे दी। लेकिन ऐसी लोन नहीं है, मान लो कि हम होम लोन लेती है तो पूरे के पूरे पैसे हमें तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है, और मेरा नेक्स्ट मंथ से इंस्टॉलमेंट कट हो जाता है मेरे बैंक अकाउंट में। लेकिन बैंक ओडी में क्या होता है, मुझे 5,00,000 की सिर्फ लिमिट दी है, मेरी जब इच्छा होगी तब मैं उसको यूज करूंगा, मेरी जब इच्छा होगी तब उसमें पे कर दूंगा, लेकिन एट एनी मोमेंट मैं 5,00,000 से ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक अ करंट लोन और अ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। आज मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे क्रेडिटर को चुकाने हैं, तो मैं 5,00,000 में से 1,00,000 क्रेडिटर को चुका दूंगा, तो मेरे लिमिट कितनी बची? 4,00,000 की। समझ में आया? ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज हैविंग ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस और बैंक बैलेंस इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमें कौन सा लिखना है? बैंक ओवरड्राफ्ट की मेरी लिमिट है 5,00,000 की, ठीक है,
लेकिन मैंने यूज 1 लाख की किया है, तो मैं कौन सा बैलेंस लिखूंगा, 5 लाख या फिर 1 लाख? कुणाल, मेरी लिमिट 5 लाख की है बैंक ओवरड्राफ्ट की, लेकिन मैंने सिर्फ 1 लाख ही यूज किया है, ठीक है? तो मैं कौन सा बैलेंस लिखूंगा ट्रायल बैलेंस में? Sir, 1 lakh. Sir, 1 लाख, राइट? 5 लाख तो सिर्फ बैंक ने मुझे उसने मुझे लिमिट दे रखी है, मैं जितना यूज करूंगा उस पे मेरा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? तो बैंक स्टेटमेंट में वो मुझे जो भी बैलेंस देगा दैट शुड बी माय क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओडी का स्टेटमेंट आएगा तो वो बैंक ओडी का स्टेटमेंट में वो मेरे अकाउंट डेबिट आएगा, ठीक है? आप बैंक ओडी का स्टेटमेंट देखोगे किसी भी पर्सन का, तो इट इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस बैंक के स्टेटमेंट में। तो हमारे स्टेटमेंट में क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया? क्योंकि बैंक के लिए एसेट हो गई, ठीक है? आपको रिवर्स तरीके से सोचना है। मुझे बैंक को पैसे चुकाने हैं, मैंने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है बैंक से, ठीक है? तो मुझे बैंक को पैसे चुकाने हैं, तो बैंक के लिए ये एसेट हो गई, तो एसेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहता है, तो बैंक मेरा अकाउंट ऑलवेज डेबिट रखेगी। लेकिन मुझे बैंक को पैसे चुकाने हैं तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आया? क्लियर? फिर डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस कौन सा होता है? ऐसा डेटर्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या फिर क्रेडिट? डेटर्स का सर क्रेडिट होगा। क्यों? सर सॉरी, डेबिट होगा। डेबिट होगा, राइट? डेटर्स का मतलब फिर से बता दूं, हमें जिनसे पैसे लेने हैं, मैंने सबको क्रेडिट सेल किया, तो सबसे मेरे पैसे लेने बाकी है, तो उससे बोलेंगे डेटर्स। तो पैसे लेने मेरे बाकी है तो मैं उसका अकाउंट ऑलवेज डेबिट रखूंगा, ठीक है? तो डेटर्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। और क्रेडिटर का मतलब मैंने जहां से बाकी में परचेज किया है, मतलब मुझे जिसको पैसे चुकाने बाकी है उसे बोलेंगे क्रेडिटर, तो उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है? फिर मेरा सेल्स, सेल्स का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज सेल्स इज माय रेवेन्यू और इनकम, तो रेवेन्यू और इनकम मस्ट बी हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस रहेगा, ठीक है? या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो सेल्स रिटर्न को, पहले तो हम ऐसे दिखा देंगे, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। सेल्स मेरा 1 लाख का, या फिर सेल्स रिटर्न यहाँ पे हो गया 10,000 का, ठीक है? ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, या फिर मैं सीधे सीधा दिखा दूंगा सेल्स 1 लाख लेस सेल्स रिटर्न 10,000, और मैं 90,000 ही दिखाऊंगा, ठीक है? नेट, तो दोनों का इफेक्ट अल्टीमेटली सेम होगा, जस्ट लाइक अ परचेज में हमने जो बताया था वैसा ही है सेल में, ठीक है? सो दिस इज द करेक्ट ट्रायल बैलेंस। सैलरी मेरा एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड पे आएगा, डेटर्स मेरी एसेट है डेबिट साइड पे, डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है डेबिट साइड पे, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड, रेंट पेड डेबिट साइड, ठीक है? अल्टीमेटली दोनों साइड का टोटल मेरा सेम होना चाहिए। अगर दोनों साइड का टोटल सेम नहीं होता है तो देयर इज अ मिस्टेक। अंडरस्टैंड? ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे ही एग्जांपल कर देते हैं। पर्टिकुलर्स डेबिट बैलेंस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? तो आपको सिर्फ बताना है कि यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, ठीक है? तो पहले तो है मेरा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा? इंटरेस्ट मेरा रिसीव हुआ कौन सी साइड पे आएगा?
credit, sir. ओके राइट, तो क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है 5,000. नेक्स्ट वन इज दी परचेज मेड 2 लाख रुपीस. कौन सी साइड पे आएगा कुणाल? परचेज, Credit. परचेज Sorry, sir, debit. परचेज इज माय एक्सपेंस, ठीक है. सो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, ठीक है. नेक्स्ट इज दी सैलरी पेड रुपीज 50,000. इसका कौन सी साइड पे आएगा सैलरी पेड? सर डेबिट नहीं, एक्सपेंस है तो हाँ तो एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा. डेबिट में आएगा ना, ठीक है. सैलरी अकाउंट 50,000, ठीक है. फिर एक और चीज बोल रहा हूँ, इनकम एट टू बी रिसीव्ड, इनकम नॉट रिसीव्ड, डिविडेंड इज नॉट रिसीव्ड रुपीज 5,000. कहाँ पे आएगा? हमने जब इनकम टैक्स का लेक्चर पढ़ा था तब पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड अ कैश, ठीक है. अक्रूवल का मतलब इनकम आने की बाकी है लेकिन इनकम ऑलरेडी अर्न हो चुकी है, तो उससे बोलेंगे अक्रूवल. तो मान लो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट दे दिया, योर इंटरेस्ट रिसीवेबल इज 10,000. सो इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, ठीक है. तो मेरी इनकम तो बुक हो चुकी है लेकिन वो आनी बाकी है. सो इंटरेस्ट तो credit side हुआ, मेरी एसेट हुई, एसेट हुई नहीं. अभी भी आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है. इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है. इंटरेस्ट इनकम इज माय नॉमिनल अकाउंट, ठीक है. और इंटरेस्ट रिसीवेबल इज माय एसेट. अंडरस्टैंड? दिस इज माय नॉमिनल अकाउंट, दैट इज माय इनकम अकाउंट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है? इंटरेस्ट इनकम में, इंटरेस्ट इनकम में क्या होता है? हम क्या दिखाएंगे? एक्चुअल रिसिप्ट प्लस एट टू बी रिसीव्ड, जो अक्रू हो चुकी है लेकिन रिसीव होनी बाकी है. तो दोनों का टोटल मिला के हम दिखाएंगे इंटरेस्ट इनकम में. समझ में आया? मान लो कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में 5,000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, एक्चुअल रिसीव, और बैंक ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि आपको और 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है. पता ही नहीं, हम जैसे ही आपका वीडियो उठाते कट जा रहा था. क्या क्या हुआ? सर नहीं. ओके. तो इंटरेस्ट इनकम मेरी एक्चुअल रिसीव हुई 5,000 की मेरे बैंक स्टेटमेंट में, और बैंक वाले ने सर्टिफिकेट दिया कि आपका 1,000 का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है. सो आपकी टोटल अर्निंग हुई 6,000 की, ठीक है. तो 6,000 में दिखाऊंगा मेरा इंटरेस्ट अकाउंट में, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में. जो इंटरेस्ट रिसीव्ड आता है प्लस इंटरेस्ट अक्रूड, तो मेरी टोटल इनकम हो गई 6,000, ठीक है. तो मेरे इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में क्या आएगा? 6,000. और ये जो 1,000 अक्रूवल है ना, उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है. इसको बोलेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल. सो दिस इज माय एसेट. सो दिस एसेट इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस. हमने पढ़ा था ना, एसेट इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस. और ये मेरी इनकम है तो इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके. तो अब मैं बताता हूँ कि एक और, कमीशन इज रिसीवेबल रुपीज 5 लाख, ठीक है. तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? कमीशन इज रिसीवेबल रुपीज 5 लाख, इसकी एंट्री क्या करेंगे अब हम?
कमीशन मेरी इनकम है, तो कमीशन मेरी इनकम है तो कमीशन तो क्रेडिट होगा, ठीक है। एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटेड 5 लाख, सो कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख से। तो ए मेरे इनकम अकाउंट 5 लाख हो गई, और कमीशन रिसीवेबल आया नहीं है, आने वाला है, तो दिस इज माय एसेट, सो एसेट इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आपको ऐसे सोच लेना है कि डेटर से और इनकम है, तो इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, कमीशन रिसीवेबल, मान लो यहाँ पे ऐसा वर्डिंग दिए होगे कि मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे ₹5 लाख टू मी एज ए कमीशन, तो मुझे मिस्टर एक्स से 5 लाख रुपए लेने हैं, तो मिस्टर एक्स मेरा डेटर्स बन गया, तो मिस्टर एक्स इज अकाउंट इज डेबिटेड, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, सिंपल, ठीक है। तो आपको डेटर्स और सेल्स की एंट्री को माइंड में लेना है, अंडरस्टैंड। सेम फॉर एग्जांपल, सैलरी इज पेएबल ₹50,000, ठीक है। मैं हर मंथ 50,000 की सैलरी देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ में देता हूँ, सो एट दी मार्च मंथ मैंने 50,000 की सैलरी दी नहीं है, तो इट इज माय आउटस्टैंडिंग, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000, अब उसका पेमेंट तो मैंने किया नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या फिर टू सैलरी पेएबल अकाउंट, ठीक है, 50,000। तो इसमें आपको क्या, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपको सिंपल परचेज की एंट्री लेनी है, परचेज इज माय एक्सपेंस, सो परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, मैंने पैसे नहीं चुकाया तो मैं किसका अकाउंट क्रेडिट करूंगा, क्रेडिटर का, तो क्रेडिटर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय का अकाउंट, ठीक है। मुझे सैलरी किसको देनी है, एम्प्लॉय का। अब एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी हो सकते हैं, 20, 25, 100, 1000, तो उसकी जगह हम एक अकाउंट बना लेते हैं, सैलरी पेएबल अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल रूल, लेकिन हमने शुरू में ही पढ़ लिया था प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ठीक है। सो इट इज माय एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंस चुकाने बाकी है, सो इट इज माय लायबिलिटी, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। देखो ए एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, ए प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट अ एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। मान लो मेरा इंटरनेट का बिल आया मार्च महीने में, मैंने पूरे साल का इंटरनेट का बिल का पेमेंट कर दिया, लेकिन इस साल तो मेरा इंटरनेट कितना, 1 महीने के लिए ही यूज हुआ, बाकी के 11 मंथ का मेरा इंटरनेट नेक्स्ट मंथ में यूज होगा, लेकिन मैंने पूरे 12 महीने का इंटरनेट का बिल पे कर दिया, तो जिस 11 मंथ का जो बिल है वो प्रीपेड एक्सपेंस में चला जाएगा, और मैं एक ही महीने का इंटरनेट एक्सपेंस बुक करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये 11 महीने का जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसे मैं इंटरनेट एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। समझ में आया ये पॉइंट? ये पॉइंट जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे तब ये जरूरी है, अगर समझ में नहीं आता हो तो आप अभी पूछ लेना, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज डिफरेंट फ्रॉम अ एक्सपेंस अकाउंट। तो मान लो मेरे पूरे साल की सैलरी 6 लाख रुपए का एक्सपेंस है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक 5,50,000 का ही पेमेंट किया है, ठीक है। तो मेरी सैलरी का एक्सपेंस तो 6 लाख है, मैंने 5,50,000 का ही पेमेंट किया, सो दिस 50,000 इज माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने बुक्स में तो 6 लाख की सैलरी ही डेबिट करूंगा, लेकिन 50,000 क्योंकि मैंने चुकाया नहीं है, so this become my liability. Okay, understand? Yes, sir. Now we will go for some of the basics of the bank reconciliation statement. उसका एग्जांपल हम कल करेंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है?
BRS मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक होती है हमारी बैंक बुक, एक होता है हमारा बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो तीन चीजें होती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। एक होता है बैंक बुक, जो कि हम बैंक में हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उससे बोलते हैं बैंक बुक। हम बैंकिंग एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो बैंक का लेजर या फिर बैंक बुक बोलते हैं। और बैंक वाला जो हमें देता है प्रिंटेड बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, उससे बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। सो आइडियली क्या होना चाहिए कि इसमें अगर मेरा 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े थे, तो बैंक वाला उसके स्टेटमेंट में क्या करके देगा, 1 लाख रुपए आपके क्रेडिट है ऐसा करके देगा। अंडरस्टैंड? तो आइडियली क्या होना चाहिए, मेरी बैंक बुक में 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कि भाई बैंक स्टेटमेंट में 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो मेरे बैंक बुक में 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, राइट? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। क्लियर ना? ओके, तो आइडियली ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है तो उसको मैच करने के लिए हम बताते थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। टू मैच विथ बोथ बैलेंस हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आप ऐसा कोई एग्जांपल दोगे कि जिसकी वजह से मेरा बैंक बैलेंस मैच नहीं होता होगा? ठीक है, 31 मार्च 2020 को बैंक बुक के हिसाब से मेरा बैलेंस था 1 लाख रुपए और बैंक स्टेटमेंट में आया 1.5 लाख रुपए। तो ऐसा कोई एग्जांपल आप बता पाओगे कि जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ सकता है? सर इनकम की एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रह गया होगा यस, गुड एग्जांपल। ठीक है, मेरे डेटर्स ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, सो बैंक वाला तो मेरा अकाउंट क्रेडिट कर देगा, लेकिन बुक में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो पहला क्या होगा, चेक रिसीव्ड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो उसकी वजह से मेरे बैलेंस में डिफरेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या आएगा? नेक्स्ट एग्जांपल मुस्कान, मेरा बैंक बैलेंस है 1 लाख रुपए, बैंक बुक का बैलेंस। ठीक है, और स्टेटमेंट में आया 60,000 रुपये। एग्जाम्पल, नो आइडिया सर। ऐसा भी हो सकता है ना, मान लो अब आपको मैं सीधे से बता देता हूँ। आज आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, ठीक है, आपका IDBI बैंक में अकाउंट है मुस्कान। ठीक है, IDBI में आपका अकाउंट है, मैंने आपको चेक दिया बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, आपने आज बैंक में चेक डिपॉजिट किया, आज है 31 मार्च 2020। ठीक है, लास्ट डे ऑफ द ईयर, आपने आज बैंक में चेक डिपॉजिट किया। ठीक है, सो बैंक आपको आज के आज तो पैसे देगी नहीं। अंडरस्टैंड? चेक क्लियर होने में 1 वर्किंग डे लगता है, 1 वर्किंग डे, आपको दूसरे दिन पैसे मिलेंगे। वो तो पता है ना मुस्कान आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर सेम बैंक होगी तो ही सेम डे पे क्लियर होगा, अलग बैंक है तो दूसरे डे पे क्लियर होता है। ठीक है, तो 31 मार्च को मैंने आपको चेक दे दिया, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू विरल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख रुपया। तो आपका बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, लेकिन आपके बैंक में तो पैसे आए ही नहीं है। ठीक है, आपने तो ये 31 मार्च को ही एंट्री कर दी। ठीक है, लेकिन आपके बैंक में पैसे आए ही नहीं है। IDBI में, IDBI में पैसे कब आएंगे, 1 तारीख या फिर 2 तारीख को। ठीक है, जब आपका चेक क्लियर होगा तब। ठीक है, तो अगर मैं 31 मार्च का आपका स्टेटमेंट देखूंगा और आपकी बैंक बुक देखूंगा तो 1 लाख का डिफरेंस आएगा। अंडरस्टैंड? अब समझ में आया?
जी सर, यस सर, आ गया। ओके, सो देयर में बी ए 4 रीजन। पहला रीजन क्या है? चेक इश्यूड, मैंने मेरे क्रेडिटर को चेक दिया बट नॉट प्रेजेंटेड इन बुक इन बैंक। मैंने चेक इश्यू कर दिया, ठीक है, मैंने क्रेडिटर को चेक दे दिया, तो मैं तो मेरे बैंक बुक में मेरा बैलेंस रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है, लेकिन बैंक में आया नहीं है तो बैंक में मेरा बैलेंस प्लस रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट इज द चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया तो मेरी बुक में बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक में तो अभी डिपॉजिट हुआ ही नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि बैंक के पास आया नहीं है, तो बैंक में बैलेंस रिड्यूस रहेगा, ठीक है। समझ में आया? दिस टू आर द मेन डिफरेंसेस। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक चार्जेस अपने यहाँ पे काट लेते हैं, ठीक है। तो बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड करना बाकी है, तो ये भी डिफरेंस आएगा। समझ में आया? क्लियर? यस सर, क्लियर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक चेक की एंट्री मैंने बुक्स में 2 बार कर दी गलती से, ठीक है, लेकिन मेरे स्टेटमेंट में तो एक ही बार आएगी, बैंक तो गलती करने वाली है नहीं, ठीक है, तो एक गलती है, मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस where you can find out the difference between the balance in your bank book and balance in your bank statement. So to remove such difference or to reconcile such difference, we can prepare what? We can prepare bank reconciliation statement. ठीक है, समझ में आ गया मोर और लेस आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? यस सर। तो अभी एग्जांपल करना है कि कल करना है, बोलो। सर कल करना है। कल कल करना है, तो आज का किसी को डाउट है? नो सर। अभी तक का कोई भी डाउट हो? जर्नल एंट्री नो सर सर। ये नोट्स ऐप में दे दीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नोट्स ऐप में दे दीजिएगा तो रिवीजन करना इजी हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा हो ना तो आप मुझे उस यहाँ पे चैट में मैसेज कर दो, मैं देख लेता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। Muskan, this is not notes prepared by me. This is the books of the 11th standard. ठीक है, जस्ट अ मिनट में आपको दिखा देता हूँ। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज द बुक ऑफ द 11th स्टैंडर्ड। मैं आपको फर्स्ट पेज दिखा देता हूँ। एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 11, ठीक है। सो मैं एक गुजरात बोर्ड की बुक है उसमें से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, गुजरात एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। अगर आपको नोट चाहिए तो मैं इसमें से आपको कट आउट करके आपका जो भी रिलेवेंट पोर्शन है मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है। सर ऐसा हो तो बैलेंस शीट के ट्रायल बैलेंस की अगर नोट मिल सकती हो तो भेज देना ना हाँ सर। ऐसा है ना, तो हम कुछ पेजेस निकाल के जो आपके लिए रिलेवेंट है और इजी है उसके हिसाब से मैं बता दूंगा, ठीक है। आपके सिलेबस में जो हो उससे भी मैंने ज्यादा करवाया है। देखो हमने पहले ड्यूअल इफेक्ट भी करवा दिया, ये जीएसटी क्योंकि आपके अकाउंट से रिलेटेड नहीं है तो हमने नहीं करवाया, और आपका जीएसटी का शायद सेपरेट सेशन भी होगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है। जर्नल एंट्री करवा दी, सब्सिडारी बुक भी करवा दी, कैश बुक भी करवा दिया, लेजर पोस्टिंग भी करवा दिया, ट्रायल बैलेंस भी करवा दिया, अब लास्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट चैप्टर आई एम रिवाइजिंग, ठीक है। सो जो लोग 11वीं में पूरे साल पढ़ते थे ना
वो हमने 4 लेक्चर में ही कर दिया है, ठीक है, आप समझ रहे हो। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट करवाएंगे, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट के लिए मुझे भी दूसरा मटेरियल लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ भी है तो मैं मटेरियल प्रिपेयर करके आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। क्लियर? ओके सर। ओके, अभी तक का किसी को डाउट है? नो सर। ओके, so thank you, we are going to end. Good night everyone. गुड नाइट सर।